हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीएस विद एम.के. रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट पेपर की सॉल्विंग करेंगे, यानी अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके कुछ क्वेश्चनों की यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं और आगे भी उन क्वेश्चनों के बनने की संभावना है। तो टॉपिक के रूप में देखा जाए तो लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़े एवं श्वसन तंत्र के संदर्भ में चर्चा की गई है। 3 सेगमेंट में यानी 3 भागों में टॉपिक को हमने अपलोड किया है, प्रोवाइड करवाया है आप लोगों को, जिसमें श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार में ऑक्सी श्वसन क्या है, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, लंग्स यानी फेफड़े किस प्रकार से कार्य को संपन्न करते हैं और श्वसन से संबंधित विभिन्न रोगों की चर्चा जो है की गई है। तो तीनों सेगमेंट जो पढ़ाए गए हैं उसके आधार पर कुछ क्वेश्चनों को बनाया गया है जो विगत वर्ष में पूछे भी गए हैं और आने की संभावनाएं भी हैं। तो देखते हैं टेस्ट पेपर आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी हमने आपको बताया भी था कि टेलीग्राम आईडी है हमारी जीएस विद एम.के. रेजा। तो टेलीग्राम आईडी से आप प्राप्त कर सकते हैं जीएस विद एम.के. रेजा। तो यहाँ पे आपको जो है जितने भी पीडीएफ है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने आपको जनगणना वाले टॉपिक को भी पढ़ाया था। जनगणना के 2 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं, जिसके पहले पार्ट में लिटरेसी यानी साक्षरता को बताए थे। उसकी पीडीएफ भी आपको इस आईडी से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरा सेगमेंट कल चर्चा की गई थी, इसका नाम था लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो के ऊपर भी पीडीएफ तैयार किए थे, वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो पीडीएफ आप निकाल लीजिएगा। सॉल्विंग हम यहाँ पे करवा रहे हैं, सॉल्विंग आपको मिल जाएगी। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आंसर सीट भी प्रोवाइड करवा दीजिए। जैसे हमने हृदय और रक्त समूह के टेस्ट पेपर की सॉल्विंग करवाए थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर इसकी आंसर की भी प्रोवाइड कीजिए। तो आंसर की हम उसकी तैयार कर लेंगे, जल्द ही आपको पीडीएफ के रूप में वो भी प्रदान कर दी जाएगी। तो इसकी भी पीडीएफ के रूप में आपको जो है आंसर शीट मिल जाएगी, साथ में टेस्ट पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे हम केवल टेस्ट पेपर की सॉल्विंग देते हैं कि सॉल्विंग जब दी जाती है तो उससे जुड़े हुए इर्द गिर्द के क्वेश्चन भी निकल के आते हैं और यही क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए टेस्ट पेपर में देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, स्तनधारियों में श्वसन अंग पाया जाता है, यानी मैमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है स्किन, दूसरा दिया गया है मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, तीसरा दिया गया है फेफड़े यानी लंग्स और चौथा दिया गया है ट्रकिया यानी श्वासनाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही यानी लंग्स। तो मैमल्स यानी स्तनधारी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स यानी फेफड़े होता है और स्तनधारी के अंतर्गत मनुष्य भी आता है। तो मनुष्यों का अगर कभी पूछ ले कि मनुष्यों का श्वसन अंग क्या है तो लंग्स हो जाएगा। लंग्स के संदर्भ में हमने बताया था कि लंग्स की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के एंडोडर्म से होती है, जो 3 से 3.5 माह में बनके तैयार हो जाता है, परंतु बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसका निर्माण तो भ्रूण अवस्था में हो जाता है परंतु बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका लंग्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला जिसका आंसर होगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन है, फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है। ऑप्शन में दिया गया है निष्कर गुहा यानी नेजल कैविटी, दूसरा ऑप्शन दिया है डायफ्राम, तीसरा ऑप्शन दिया है श्वसनी यानी ब्रोंकाई, चौथा ऑप्शन दिया है कोष्ठकाकोष्ठ यानी एल्वोलाई। तो इसका आंसर जो आपका सही होगा वो डी आंसर सही होगा यानी एल्वोलाई। कोशिकाएं या कोष्ठकाकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। हमने बताया था कि कोष्ठकाकोष्ठ जो होती हैं फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं, जो कि स्पंज नुमा संरचना के रूप में हो रही होती है। दोनों फेफड़ों में कोष्ठकाकोष्ठ की संख्या लगभग 30 करोड़ की मात्रा में पाई जाती है। तो दूसरे का आंसर जो होगा आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वसन
करता है। तो मनुष्य में श्वसन दर जो होती है प्रति मिनट होती है, कितनी बार होती है? लगभग 12 से 15 से 16 बार हो रही होती है। लेकिन जब कभी भारी भरकम कार्य करता है तो श्वसन दर बढ़ जाती है। नवजात शिशु के संदर्भ में बताए थे कि नवजात शिशु की श्वसन दर जो होती है वो लगभग 30 से 32 बार प्रति मिनट हो रही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, पहला 10 बार, दूसरा दिया है 72 बार, तीसरा दिया है 16 बार, चौथा दिया है 24 बार। तो आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। तो मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार श्वसन दर होती है? तो 16 बार होती है। ध्यान रखिएगा, वयस्क मनुष्य में श्वसन दर लगभग 12 से 16 बार, लेकिन नवजात शिशु में श्वसन दर पूछेगा तो लगभग 30 से 32 बार प्रति मिनट हो रही होती है। वयस्क मनुष्य जब कभी भारी भरकम कार्य करेगा तो ऐसी कंडीशन में श्वसन दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इन समस्त चीजों की व्याख्या आपके टॉपिक में है। तीनों सेगमेंट को आप गौर से देखिए, पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, और जब नोट्स बनाएंगे उसको कई बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको जो है याद होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है इसमें अग्र मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन दिया है मध्य मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन दिया है पश्चिम मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन दिया है फेफड़े। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला कार्य जो करता है वो कौन करता है? मेडुला ओब्लांगाटा करता है। तो वहां पे आप लिख सकते हैं मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला पार्ट कौन सा है? तो मेडुला ओब्लांगाटा है, और यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। यानी मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन जो होता है यह मेडुला ओब्लांगाटा, सेरेब्रम और पोन्स से मिलकर के बना होता है। मेडुला ओब्लांगाटा का मुख्य कार्य होता है शरीर के खोखले अंगों पर नियंत्रण करना, यानी हृदय धड़कन, श्वसन दर दोनों को नियंत्रित करने का कार्य मेडुला ओब्लांगाटा ही करता है। इसके अलावा खांसना, छींकना, निगलना, वॉमिटिंग करना यानी उल्टी करना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र भी मेडुला ओब्लांगाटा ही होता है। तो मेडुला ओब्लांगाटा इसका सही आंसर है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिया है अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, यानी पश्चिम मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो देखिए अभी नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन नियंत्रित कर रहा है? मेडुला ओब्लांगाटा। हार्मोन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हार्मोन जो होते हैं इस स्लो मोशन में बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी धीमी गति से शरीर को नियंत्रित एवं समन्वित करते हैं। इसलिए इसे टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन की गति की संज्ञा दी जाती है। यानी कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि टेम्पो ऑफ लाइफ की संज्ञा किसे देते हैं या जीवन की गति की संज्ञा किसे देते हैं, तो आंसर जो होगा आपका हार्मोन हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका थायरॉक्सिन एवं इपिनेफ्रिन। तो थायरॉक्सिन एवं इपिनेफ्रिन हार्मोन जो होते हैं इस श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो देखिए मोटे मोटे तौर पे तो देखा जाए तो अगर ये ऑप्शन है तो सही है, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन जिसका दूसरा नाम होता है T4 हार्मोन, T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन, इपिनेफ्रिन जिसका दूसरा नाम होता है एड्रेनालिन। तो यहां पे देखा जाए तो थायरॉक्सिन अगर दिया है, T4 अगर दिया है तो दोनों सही है, इपिनेफ्रिन दिया है या एड्रेनालिन दिया है तो ये भी दोनों सही है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपका दिया गया है पहला है इपिनेफ्रिन और नॉरइपिनेफ्रिन, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है थायरॉक्सिन एवं नॉरइपिनेफ्रिन, गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है थायरॉक्सिन एवं इपिनेफ्रिन, यही सही होगा। यानी इसका आंसर जो आपका सही होगा सी सही हो जाएगा। तो हार्मोन कौन सा हार्मोन श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन एवं इपिनेफ्रिन। ध्यान रखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कहां से होता है? थायराइड ग्लैंड से होता है। थायराइड ग्लैंड जो है इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो थायराइड ग्लैंड ही हो रही होती है।
तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर यानी यकृत है। तो देखिए माइनर अंतर है। एंडोक्राइन के संदर्भ में पूछेगा तो सबसे बड़ी थायराइड, सबसे छोटी पीयूष। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लीवर यानी यकृत हो जाएगा। दूसरा है इपिनेफ्रिन हार्मोन। इपिनेफ्रिन हार्मोन जो निकलता है यह एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। और यह एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। जो कि किडनी की संख्या 2, इसलिए इस ग्रंथि की संख्या भी 2 हो जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ सेविंग हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, यानी जीवन रक्षी हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका है वो क्या है? आपका थायरोक्सिन या इपिनेफ्रिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि वाला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से चर्चा की जाएगी कि ग्रंथि वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है? तो बैक्टीरिया में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, अनाक्सी श्वसन पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में पहला दिया है ऑक्सी श्वसन, गलत है। दूसरा दिया अनाक्सी श्वसन, सही है। तीसरा दिया है वायवीय श्वसन, गलत है। उपयुक्त सभी गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी आंसर जो है सही हो जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है पाया जा रहा होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी में किस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है? तो आरबीसी में भी किस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है? अनाक्सी श्वसन। तो हमने बताया था कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका बी सही हो जाएगा। तो आरबीसी में किस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है? तो बी आंसर सही होगा, अनाक्सी श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन कितनी ऊर्जा प्राप्त कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी वायवीय श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऑक्सी श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 36 एटीपी ऊर्जा जो है प्राप्त हो रही होती है। 36 एटीपी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, और 2 एटीपी को अगर और जोड़ देते हैं तो टोटल कितनी हो जाती है? 38 एटीपी। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 40 एटीपी, 2 एटीपी, 36 एटीपी, 32 एटीपी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 36 एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बी ऑप्शन में दिया गया है जो सही है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। चलिए नेक्स्ट है, कीटों में श्वसन अंग होता है। तो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस बताया था कि मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। मेढक में श्वसन अंग के रूप में देखा जाए तो स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में लंग्स पाए जाते हैं, बर्ड्स में लंग्स पाए जाते हैं, मैमल्स में लंग्स पाए जाते हैं, और कीटों में श्वसन अंग जो होता है ट्रकिया यानी श्वास नाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है डी ऑप्शन दिया है श्वास नाल, जो कि सही हो जाएगा। तो कीटों का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नाल यानी ट्रकिया होता है। तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन में कौन सा उत्पाद बनता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। श्वसन की परिभाषा जब बताए थे तो बताए थे श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन। क्वेश्चन अनाक्सी श्वसन के ऊपर पूछा गया है। अनाक्सी श्वसन की परिभाषा होती है, अनाक्सी श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है लैक्टिक अम्ल दिया गया है, सिट्रिक अम्ल दिया गया है, एथिल अल्कोहल दिया गया, मेथिल अल्कोहल दिया गया है। तो आंसर जो सही होगा इसका सी आंसर सही होगा, एथिल अल्कोहल। तो लैक्टिक अम्ल के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मांसपेशियों में जब थकान होती है तो किस अम्ल के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू प्रजाति के फलों में पाया जा रहा होता है। मेथिल अल्कोहल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। शराब त्रासदियों के समय कभी कभी एकाएक शराब पीने के कारण व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। किस प्रकार के शराब को ग्रहण करने के कारण ऐसा होता है? तो आंसर होता है मेथिल अल्कोहल।
तो मेथिल अल्कोहल एक प्रकार का जहर हो रहा होता है। तो यहाँ पे दिया गया आंसर जो होगा आपका सी होगा, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट, दमा रोग किससे होता है? दमा यानी अस्थमा। तो दमा रोग किससे होता है? हमने बताया भी था, किससे होता है दमा रोग? दमा रोग कवक से होता है। अस्थमा रोग किससे होता है? कवक यानी फंगस से होता है, जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक फंगस के माध्यम से देखा जाए तो दमा रोग होता है, और इस रोग के उपचार के लिए या नियंत्रण के लिए किसका सहारा लेते हैं? इनहेलर का सहारा लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सी आंसर सही होगा, कवक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बार की श्वसन क्रिया में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का विनिमय होता है? तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में श्वसन की परिभाषा में ही बताए थे कि एक बार की श्वसन क्रिया में केवल 4% ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ही विनिमय होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। यानी जो वायु हम लेते हैं और जो वायु हम निकालते हैं उसमें जो एक्सचेंज होता है वो केवल कितना होता है? 4% का ही होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। वायु एंट्री करेगी, वायु बाहर निकलेगी। तो वायु में कंपोजिशन में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अलावा आर्गन होता है और अन्य गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 20.94% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, आर्गन 0.93% होती है। यानी यह गैस का कंपोजिशन नसिका गुहा के माध्यम से प्रवेश करता है, और जब बाहर निकलता है तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 16.94% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.03% है, और आर्गन की मात्रा 0.93% है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो एक्सचेंज जो हुआ है वो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है, और केवल कितना एक्सचेंज हुआ है? 4%। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि एक बार की श्वसन क्रिया में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का विनिमय होता है? तो आंसर डी सही होगा, इसका 4% ही विनिमय होता है। डी आंसर इसका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वसन धारिता कितनी होती है? मनुष्य की श्वसन धारिता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ml के ऊपर भी दे देता है इकाई के रूप में क्वेश्चन, और लीटर के रूप में भी दे देता है। तो मनुष्य की श्वसन धारिता कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 1 लीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 500 ml, तीसरा दिया है 5600 ml, और चौथा दिया गया है 1100 ml। तो आंसर जो सही होगा इसका सी सही होगा, 5600 ml। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन धारिता कितनी है? 5 से 6 लीटर, और जब इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो 5000 से लेकर के 6000 ml जो है प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमने बताया था कि मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं खोखले संरचना के रूप में होते हैं, परंतु कभी भी खाली नहीं होते हैं, और इनमें 1.5 लीटर वायु सदैव विराजमान होती है, जिसे अवशिष्ट वायु के नाम से जाना जाता है। तो फेफड़ों के अंदर वायु जो होती है वो कितनी होती है? 1.5 लीटर सदैव जो है बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो था मनुष्य की श्वसन धारिता कितनी होती है? आंसर सी सही होगा, 5600 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक रोग किससे होता है? तो तपेदिक जिसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, जीवाणु के माध्यम से होता है, जिसका नाम बताए थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है, और इस रोग को टीबी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 तक भारत सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है कि इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 2025 में ही पता चलेगा समाप्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में रखा गया है जिसको समाप्त किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि तपेदिक रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम भी पूछ सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कब इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी शैवाल। तो आंसर जो होगा आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फेफड़ा कैंसर किससे होता है? तो लंग्स कैंसर किससे होता है? धूम्रपान के द्वारा। भारत सरकार का स्लोगन भी होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे फेफड़ा कैंसर यानी लंग्स कैंसर होता है। और जब व्यक्ति धूम्रपान करता है तो निकोटीन एवं टार नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि एक्साइटेड सब्सटेंस होते हैं,
और यही सब्सटेंस जो होते हैं लंग्स कैंसर को उत्पन्न करवाने का कार्य करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया सोडियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया निकोटिन टार, तो बी आंसर ही इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर अपने साथ ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिक्स करके ले जाते हैं? तो गोताखोर अपने साथ ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिक्स करके ले जाते हैं? तो इसका आंसर जो होगा हीलियम सही होगा। हीलियम क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ता जाता है, और जब दाब बढ़ता है तो शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं ये वाहिका में छल्ले नुमा संरचना का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं, और जब ये छल्ले नुमा संरचना बनेगी तो शरीर के लिए घातक होती है, जिसके कारण से गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा ना हो इसलिए गोताखोर अपने साथ ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस ले जाते हैं? हीलियम गैस। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? पहले में दिया गया ऑप्शन में हाइड्रोजन, दूसरा दिया हीलियम, तीसरा दिया नाइट्रोजन और चौथा दिया है ओजोन। तो आंसर जो होगा आपका बी सही होगा, हीलियम। हीलियम के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्रिय गैसों में पहली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है। तो इनर्ट गैसें यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हीलियम को ही रखा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है बैलून में नहीं किया जाता है। यानी गुब्बारों में भरने के लिए किसका भी प्रयोग कर रहे होते हैं? इसी का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो हीलियम गैस जो होती है अक्रिय गैसों में हीलियम गैस जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, लेकिन कैसी है? अक्रिय गैसों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा रोग किससे संबंधित है? हमने बताया था सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है। एम्फाइसीमा रोग किससे संबंधित है? लंग से संबंधित है। तो आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? बी सही होगा, फेफड़ों से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में पहला हृदय दिया है, दूसरा फेफड़ा, तो बी आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। हमने बताया था एम्फाइसीमा रोग जो होता है इसमें क्या होता है? कोष्ठ की फ्लेक्सिबिलिटी कम या समाप्त हो जाती है। किसके द्वारा होता है? प्रदूषण एवं धूम्रपान के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाने के लिए कारक के रूप में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दिया है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग जो होता है वो किससे होता है? बालू से। यानी एक तरफ रोग दिया है, दूसरी तरफ कारक दिया है कि किसके माध्यम से होता है? तो सिलिकोसिस बालू से। यानी ऐसा मजदूर जो बालू या रेत की खदान में कार्य करेगा तो सस्पेंडेड पार्टिकल अंदर जाएंगे और यही सस्पेंडेड पार्टिकल क्या करेंगे? रोग को उत्पन्न करेंगे, जिसका नाम होगा सिलिकोसिस। नेक्स्ट है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस से सही होता है, एस्बेस्टस से होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ये नहीं होगा। नेक्स्ट है निमोकोनियोसिस, एक कोयला दिया है इसके सामने, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बाइनोसिस, सामने दिया है रेत, तो यहाँ पे कारक के रूप में रेत दिया है जो गलत है। बाइनोसिस जो होता है एक कॉटन मिल्स में जो मजदूर कार्य कर रहे होते हैं उनमें से अधिकांश लोगों को होता है कि कॉटन को जब धुना जाता है तो उससे निकलने वाले छोटे छोटे कण शरीर के अंदर नसिका गुहा के माध्यम से प्रवेश करते हैं और यह रोग जो है हो जाता है। तो यहाँ आंसर जो होगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया क्या होता है? तो हाइपोक्सिया एक प्रकार से डर है, बताए थे। कैसा डर है? ऊंचाई से डर है, जिसमें आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो आंसर जो होगा इसका बी सही होगा, यानी डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग किससे होता है? तो निमोनिया रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है, जिसका नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनियल्स। तो तपेदिक भी जीवाणु से हुआ, निमोनिया भी जीवाणु से होता है, काली खांसी भी जीवाणु से होता है। तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियल से, और काली खांसी यानी वूपिंग का हीमोफिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल पीने के अलावा किससे प्राप्त होता है? यानी जल जो हम पीते हैं, यानी एक गिलास अगर हम जल पी ले तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है? 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है। यानी जब हम जल पीते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी शरीर में अगर जल ना पिया जाए तो भी एक कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से लगातार शरीर में जल की आपूर्ति होती रहती है। तो उसी के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। पहला दिया है वायवीय श्वसन, दूसरा दिया अवायवीय श्वसन, तीसरा दिया है यूरिया का निर्माण और चौथा दिया है यूरिन का निर्माण।
तो यहाँ पे कूट बनाया गया है जिसमें आंसर सही होगा आपका 1 और 3, यानी ऑक्सीशोषण की क्रिया में जल बनेगा और यूरिया के निर्माण की क्रिया में भी जल बनेगा। तो ऑक्सीशोषण की क्रिया में जल बनेगा और यूरिया के निर्माण में। तो ऑक्सीशोषण की परिभाषा है कि ऑक्सीशोषण वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे जल का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से देखा जाए यूरिया का निर्माण, क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण जब होता है तो अमोनिया पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया संपन्न होती है आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो NH2CO NH2 यानी यूरिया बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे भी देखा जाए जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अच्छे निकलते हैं। पहला, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण किसकी क्रिया के फलस्वरूप होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो अमोनिया पे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया होती है तो यूरिया बनता है, साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका बी सही होगा। अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, बक्षीय गुहा कितनी अस्थियों से मिलकर के बनी होती है, थोरैसिक कैविटी कितनी अस्थियों से मिलकर के बनी होती है, तो इसका आंसर होगा आपका 37। बक्षीय गुहा का एनिमेटेड चित्र भी हमने आपको दिखाया है हृदय वाले टॉपिक में, यानी हृदय का जो पार्ट फर्स्ट है उसको जब आप देखेंगे तो वहां पे बकायदा बक्षीय गुहा का एक चित्र जो है दिखाया गया है। तो शरीर में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, कोमल ऑर्गन होते हैं, वैसे तो समस्त कोमल ऑर्गन ही हैं, लेकिन फिर भी जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन वे सब थोरैसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं, चाहे वो हृदय हो चाहे वो लंग्स हो। और थोरैसिक कैविटी का निर्माण जो होता है वो 37 अस्थियों से होता है। थोरैसिक कैविटी का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है, 37 अस्थियों से हो रहा होता है। 37 अस्थियों में देखा जाए तो 12 अस्थियां जो होती हैं ये बक्षीय अस्थि होती हैं, बक्षीय अस्थि होती हैं। 24 जो हैं ये पसलियां होती हैं और यहाँ पे एक अस्थि जो होती है वो स्टर्नम होती है। तो 37 अस्थियां हैं जिसमें 12 अस्थि बक्षीय अस्थि है। ये बक्षीय अस्थि कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है कशेरुकदंड में, यानी कशेरुकदंड में अस्थियों की संख्या जो होती है 26 होती है, लेकिन नवजात शिशु में 33 होती है। इन 26 अस्थियों में देखा जाए तो सबसे ऊपर 7 अस्थियां होती हैं जिन्हें सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, जो गर्दन में पाई जाती हैं। उसके नीचे 12 अस्थियां पाई जाती हैं जिनको बक्षीय अस्थि कहा जाता है। उसी के मान ले है कशेरुकदंड, यहाँ पे सर्वाइकल बोन्स हैं, उसके नीचे 12 अस्थियां होती हैं जिन्हें बक्षीय अस्थि कहते हैं। इसके दाएं साइड बाएं साइड दाएं साइड बाएं साइड दाएं साइड बाएं साइड जो होती हैं 12-12 पसलियां निकलती हैं। 12-12 पसलियां जो होती हैं निकलती हैं और घूम करके सामने की ओर आती हैं। सामने जो अस्थि पाई जाती है उसका नाम होता है स्टर्नम। तो टोटल मिलाकर के अस्थियों की संख्या कितनी हो गई, 37। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन निकलता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछे चेस्ट यानी सीने में कितनी अस्थियां होती हैं, तो इसमें से ये हट जाएगा, बक्षीय अस्थियां हट जाएंगे। कितना आंसर सही हो जाएगा, 25 आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर पूछा जाए छाती में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो 25, जिसमें 24 पसलियां, एक स्टर्नम। बक्षीय गुहा में अस्थियों की संख्या कितनी है या कितने से मिलकर के बनी है, तो 37। तो ये था आपका लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के टेस्ट पेपर की सॉल्विंग। और जब टेस्ट पेपर सॉल्व करवाया जाता है तो इससे कई क्वेश्चन जो हैं कोरिलेट होकर के निकल रहे होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है प्रैक्टिस करिए। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वही आगे निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की प्रकृति समझना जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना कठिन होगा। क्योंकि आज कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस मार्किंग हो गई है, जिसमें 4 ऑप्शन में से 2 तो पहले निकल जाते हैं, लेकिन 2 में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि किसको चुना जाए। तो यह कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, 4 ऑप्शन को उठा करके सॉल्विंग कीजिए, ताकि पहली बार में ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हमारा चैनल जो है सदैव तत्पर है। जैसे कि लगातार सॉल्विंग आपको मिल रही है, आगे भी धीरे धीरे करके सॉल्विंग आपको मिलेगी। जनगणना वाला टॉपिक जिसके 2 भाग हमने पढ़ाए हैं, एक लिटरेसी और दूसरा पढ़ाया हमने सेक्स रेशियो यानी साक्षरता और लिंग अनुपात। इनको अच्छे से देखिएगा, इनके क्वेश्चन की सॉल्विंग भी हम करवाएंगे। यानी विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, भविष्य में जो बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, उन क्वेश्चन को बनाया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा और उसकी सॉल्विंग जो है यथासंभव करवाएंगे। तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, जब सहयोग मिलेगा तभी तो हम आगे जो है बढ़ पा रहे होंगे। तो इस टॉपिक को आप बताइएगा कैसा लगा है। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के